जानती हो जानकी, कल चौराहे में रिक्शा वाला हमारी कोठी का पता पूछ रहा था। हाय रे, क्यों? अरे लैंडमार्क है हमारी कोठी। पता है सब क्या कहते हैं माँ? क्या कहता है? राजा जी की हवेली में ले चलो। नहीं, कहते हैं भूतिया हवेली जाना है। अंग्रेजों के जमाने में मेरे पापा ने खड़े होकर बनवाया था मकान। हाँ ये तो है, पर अब तो। तभी किचन से बहू प्रिया की चीख आई, सासू माँ बचाओ, फिर से पपड़ी गिरी। अरे ये किचन का दरवाजा भी हिल रहा है अपने आप। आ रही हूँ बेटा, घबराओ मत। और सुनो, बाथरूम में टप टप पानी टपक रहा है। रात भर नींद नहीं आती, लगता है कोई रो रहा है। देखा पापा, पत्नी परेशान है, अब तो कुछ करिए। हाँ भाई जानकी, अब तो रेनोवेशन करवाना ही पड़ेगा। देखो घर की क्या हालत हो गई है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर सासू माँ, ये घर गिरने वाला है। देखो, इस घर में मेरी शादी हुई थी, यहीं मेरे बच्चे पैदा हुए, यहीं मेरी सास ने आखिरी सांस ली थी। हर कोने में कितनी यादें हैं। यादें तो रहेगी जानकी, बस थोड़ा रिपेयर करवा लेते हैं। नहीं, छत की पपड़ी गिरे तो गिरे, दरवाजा हिले तो हिले, नल टपके तो टपके, पर यह घर ऐसा ही रहेगा। अरे पर माँ। अरे कोई परवाह नहीं, समझे? ये कोठी मेरे जीते जी नहीं बदलेगी। हाय रे मेरी किस्मत। निर्जरा का बेटा आकाश अपनी दादी के पास आया। दादी, मेरा 18वां बर्थडे आ रहा है। हाय रे, इतना बड़ा हो गया मेरा लाडला। घर पे ही मनाएंगे बेटा अच्छे से। नहीं दादी, मुझे बाहर पार्टी करनी है, होटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में। अरे क्यों भाई, घर पे क्या बुराई है, यहीं बुला लो दोस्तों को। दादाजी प्लीज आप समझो, मेरे दोस्त मजाक बनाएंगे, देखेंगे तो कहेंगे ये कोई घर है या खंडर। सही तो कह रहा है वो। निर्जरा का दूसरा बेटा अंशु भी आ गया। हाँ दादाजी, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को ये भी नहीं बता पाता कि मैं कहाँ रहता हूँ। सच में, दोस्त पूछता है तो मैं तो कह देता हूँ रेनोवेशन चल रहा है। और दादी, मुझे तो शर्म आती है, क्लास में सब अपने घर की फोटो दिखाते हैं, मैं क्या दिखाऊं? भूतिया कोठी की तस्वीर। हाय रे, भूतिया कह रहे हो अपने ही घर को? माँ जी, बच्चे परेशान है, देखो ना, स्कूल में भी उनका मजाक बनता है। दादी प्लीज, बस एक बार करवा दो ना, छत सही करवा दो, दीवारों को पेंट करवा दो। हाँ ना, और ये टूटी खिड़कियां, ये उखड़े हुए दरवाजे सब ठीक करवा दो। सुनो जानकी, अब बच्चों की बात तो सोचो। पापा सही कह रहे हैं माँ, बच्चों को तकलीफ हो रही है। सासू माँ, आकाश का 18वां बर्थडे है, स्पेशल है, प्लीज मान जाओ। नहीं, मैंने कहा ना, ये कोठी ऐसे ही रहेगी बस। पर दादी। पर वार कुछ नहीं आकाश, पार्टी करनी है तो बाहर करो, घर नहीं बदलेगा। अंशु चुपचाप निकल गया। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। रात का समय था, प्रिया और दर्शन अपने कमरे में थे। सुनो जी, अब तो हाथ हो गई, बच्चों का मजाक बन रहा है स्कूल में। हाँ तो मैं क्या करूं, माँ को समझाओ तुम। अरे समझाना तुम्हारा काम है, मैं तो बहू हूँ, कितना बोलूं। देखो प्रिया, माँ की भावनाएं जुड़ी हैं इस घर से। और मेरी क्या? मेरे तो रोज सर पर पपड़ी गिरती रहती है, किचन में काम करते हुए भी डर लगता है, कभी दरवाजा हिलता है, कभी छत से आवाज आती है। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक काम करो, अलग घर ले लो, छोड़ो इस खंडहर को। क्या बोल रही हो तुम? माँ बाप को अकेला छोड़ दो। तो फिर भुगतो, मैं तो थक गई हूँ। दूसरे कमरे में निर्जर और उसकी पत्नी रश्मि का झगड़ा चल रहा था। सुन रहे हो, आकाश रो रहा था, अंशु ने खाना भी नहीं खाया। हाँ तो मुझे भी तो बुरा लग रहा है। तो करो ना कुछ, जाओ ना अपनी माँ को समझाओ। अरे कितनी बार समझाया, मानती नहीं है। तो अलग हो जाओ, ले लो कोई फ्लैट, बच्चों का भविष्य तो देखो। रश्मि, क्या बोल रही हो तुम? माँ बाप को यूं छोड़ दूं? अरे तो साथ ले चलो उनको भी। वो नहीं आएंगे, उनकी जान है ये कोठी। तो फिर बच्चों के साथ अन्याय तो मत करो। कल अंशु की गर्लफ्रेंड पूछ रही थी कि कहाँ रहते हो, बेचारा झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। देखो ये सब इतना आसान नहीं है, अलग घर लेने के लिए पैसे चाहिए। हाँ तो है ना, दोनों भाई मिलकर ले लो कोई अच्छा सा फ्लैट। अरे दर्शन भैया की भी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनके बिजनेस में घाटा चल रहा है। तो क्या हम यूं ही इस टूटे फूटे घर में रहते रहेंगे? पता नहीं, पापा से बात करता हूँ कल। हाँ करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और बच्चों को भी ले जाऊंगी। अरे पर। रश्मि ने करवट ली और चुप हो गई। निर्जर सोचता रहा। दूसरी तरफ प्रिया भी रो रही थी, दर्शन परेशान बैठा था, पूरे घर में तनाव था। बस जानकी और राम बाबू बेखबर सो रहे थे। सुबह की चाय के साथ राम बाबू और जानकी छत पर बैठे थे। पुरानी खटिया पर दोनों चुपचाप थे। जानती हो जानकी, कल रात नींद ही नहीं आई। मुझे भी नहीं आई, बच्चों की बातें सुन रही थी। सुना होगा, सब परेशान है, बहुएं नाराज है, पोते शर्मिंदा है।
हाँ, पर क्या करूं मैं? ये दीवारें बोलती है मुझसे। देखो उस कोने में, वहीं दर्शन ने पहली बार चलना सीखा था, गिरा था तो मैं कैसे दौड़ी थी। और वो खिड़की जिससे तुम मेरा इंतजार करती थी शाम को, याद है? मैं साइकिल से आता था तो तुम देख लेती थी। हाँ, और वो किचन का दरवाजा जो हिलता है, उस पर तुम्हारी अम्मा ने अपनी ऊंचाई का निशान लगाया था। कहती थी इतनी छोटी बहू आई है, खूब खिलाऊंगी। माँ की आखिरी सांस भी इसी कोठी में थी, हमारे हाथों में। बोली थी संभाल के रखना इस घर को। बाबूजी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई थी। 7 साल लगे थे बनने में। हर ईंट में उनका पसीना है। पर जान की अब तो बच्चे भी। पता है, मुझे डर लगता है अगर इस घर को कुछ हुआ तो लगता है वो सब यादें मिट जाएंगी, जैसे बाबूजी थे ही नहीं, अम्मा जी थी ही नहीं। यादें दिल में होती है जानकी, दीवारों में नहीं। नहीं, तुम नहीं समझोगे। मेरी सास ने मरते वक्त मेरा हाथ पकड़ा था, कहा था इस घर को बिगाड़ना मत। ये घर नहीं, उनकी आत्मा है। राम बाबू चुप हो गए। जानकी की आंखों में आंसू थे। सुबह का समय था, आकाश कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका दोस्त राहुल घर आया। अरे यार, ये क्या हाल है तेरे घर का? बाहर से तो लग रहा था कोई पुराना म्यूजियम है। अरे कुछ नहीं यार, बस थोड़ा पुराना है। थोड़ा नहीं भाई, बहुत पुराना है। और देख, ये दीवार तो गिरी जाएगी। और ये क्या, छत से पानी टपक रहा है? हाँ यार, मैंने कहा भी दादी से, पर वो मानती नहीं है। अरे पर क्यों क्यों इतना बुरा हाल करके रखा है? पैसे नहीं है क्या? नहीं यार, पैसे तो है, पर दादी को इस घर से इमोशनल अटैचमेंट है। कहती है यादें हैं सब। यादें? अरे यादें तो फोटो में भी होती है, रेनोवेट करवा लो ना। तू नहीं समझेगा यार, दादी बोलती है एक ईंट भी नहीं हिलनी चाहिए। तभी अंशु भी तैयार होकर आया। उसका बैग कंधे पर था। चल भाई, लेट हो जाएगा। हाय राहुल। हाय यार। अच्छा सुन, तेरी बर्थडे पार्टी कहाँ है? यार अभी तय नहीं हुआ, शायद किसी होटल में। अरे घर पे क्यों नहीं, सब दोस्त आएंगे, मस्ती करेंगे। अरे यार, तू देख रहा है ना घर का हाल, कैसे बुलाया दोस्तों को? हाँ यार सच में, तेरे तो घर आकर मैं डर ही गया। लगा कोई भूत निकल आएगा। अरे बस कर यार, चल निकलता है। तीनों बाहर निकले। गेट के पास राम बाबू खड़े थे, बगीचे में पानी दे रहे थे। बेटा आकाश, सुन तो। हाँ दादाजी। बेटा तेरी बर्थडे की बात हो रही थी तो। दादाजी प्लीज, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे एक मिनट सुन। देख बेटा, मैं समझता हूँ तुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी होती होगी। किचन में जानकी सब्जी काट रही थी। तभी प्रिया और रश्मि दोनों वहां आई। सासू माँ, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ जी, अब तो हद हो गई। बच्चे परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। अरे क्या हुआ? किसने क्या कहा? माँ जी, आप जब इस घर में आई थी तब ये कोठी रही होगी, नई रही होगी, चमकदार रही होगी। हाँ माँ जी, तब इसकी शान रही होगी, लोग देखते होंगे, तारीफ करते होंगे। पर अब तो ये खंडहर है माँ जी। सच बोल रही हूँ, खंडहर। हाय रे, ऐसा मत बोलो बेटा। सच बोल रही है माँ जी। देखिए ना, छत से रोज पपड़ी गिरती है। कल मेरे सिर पर लगी दर्द हो गया था। और ये किचन का दरवाजा हर वक्त हिलता रहता है। डर लगता है कोई खोल देगा अचानक। बाथरूम में नल टपकता है, रात भर टप टप की आवाज आती है, नींद नहीं आती। और ये दीवारें देखिए कितनी गंदी हो गई है, पेंट उतर गया है, दाग लग गया है। अरे बस करो बेटा, सब समझ रही हूँ मैं। नहीं माँ जी, आप समझ नहीं रही। कल मेरी सहेली आई थी, उसने पूछा कि कौन सा इलाका है। मैं क्या बोलूं? और मेरी माँ आई थी, देखकर चुप हो गई। बाद में फोन पर बोली, बेटी तू कहाँ फंस गई? अंशु अपनी गर्लफ्रेंड को घर का पता नहीं बताता, झूठ बोलता है कि रेनोवेशन चल रहा है। आकाश के दोस्त मजाक बनाते हैं, कहते हैं भूतिया घर में रहता है क्या? अरे पर बेटा, इस घर में यादें हैं, मेरी शादी। यादें फोटो में भी होती है माँ जी। घर टूटा फूटा रखने से क्या फायदा? हाँ माँ जी, बस एक बार मान जाइए, रेनोवेट करवा लीजिए, बाहर से ही सही। नहीं बेटा, मैंने कहा ना नहीं। पर माँ जी, नहीं, मैंने कहा नहीं मतलब नहीं, बस। शाम का समय था। जानकी ऊपर की मंजिल पर किराएदार मिश्रा जी के पास गई। दरवाजा खटखटाया। आइए आइए मालकिन जी, बैठिए। नहीं बेटा, मैं खड़े खड़े बस एक बात करनी थी। हाँ बोलिए, क्या बात है? देखो बेटा, किराया तो 5 साल से वही है, अब तो बढ़ा देना चाहिए। किराया बढ़ाना इस मकान का? मालकिन जी मजाक कर रही है क्या? अरे नहीं बेटा, बाकी सब जगह तो बढ़ा हुआ है। मालकिन जी, आप पहले मकान तो देखिए, ये कोई रहने लायक है? अरे ऐसा क्या हो गया?
ऐसा क्या हो गया? देखिए छत से पानी टपकता, मेरा पूरा सामान खराब हो गया है। अरे वो तो और ये दीवारें देखिए, नमी लग गई है, कपड़े भी खराब हो रहे हैं, दुर्गंध आती है। बेटा समझो ना, पुराना मकान है। पुराना नहीं मालकिन जी, खंडहर है, सच बोल रहा हूँ, खंडहर। इसमें रहने के लिए आपको मुझे पैसे देने चाहिए। हाय रे, ऐसा मत बोलो। और सुनिए, खिड़की टूट गई है, दरवाजा हिलता है, रात को डर लगता है, मेरी बीवी परेशान रहती है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। अरे देखना क्या है, या तो इस मकान को ठीक करवाइए वरना मैं खाली कर दूंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करो। तो फिर किराया बढ़ाने की बात तो भूल ही जाइए, उल्टा मुझे 10,000 वापस कीजिए। छत का पानी टपकने से मेरा एलईडी खराब हो गया। जानकी चुपचाप नीचे आ गई। दर्शन सीढ़ियों पर मिला। क्या हुआ माँ, मिश्रा जी से बात हुई? हाँ बेटा, हो गई। तो किराया बढ़ाने को मान गए ना? नहीं, उल्टा धमकी दे रहे कि मकान खाली कर देंगे। क्या, ये क्या बात हुई? बोल रहे थे खंडहर है, इसमें रहने के लिए हमें पैसे मिलने चाहिए। देखा माँ, ये हाल है, किराएदार भी सुना रहे। अब सोचो। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोपहर का समय था। एक बड़ी गाड़ी कोठी के सामने रुकी। उससे कुछ लोग उतरे। एक आदमी कैमरा लिए थे, दूसरा बड़ा सा बैग लेकर आया। नमस्ते जी, हम फिल्म वाले हैं, सुना है ये मकान किराए पर मिलता है? हाँ जी आइए अंदर, क्या काम है? जी हमें एक हॉरर फिल्म शूट करनी है, भूतिया घर चाहिए था, तो किसी ने बताया कि यहाँ एक खंडहर है। खंडहर नहीं है, ये हमारा घर है। अरे वाह, परफेक्ट लोकेशन है भाई, बिल्कुल असली खंडहर जैसा ही लग रहा है। सुनिए, ये खंडहर नहीं है। अरे भाई, हम तो तारीफ कर रहे हैं। देखो देखो, ये दीवारें इतनी गंदी, इतनी पुरानी वीएफएक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये छत, वाह, पपड़ी भी गिर रही है, परफेक्ट है, बिल्कुल डरावना। और ये दरवाजा देखो कैसे हिल रहा है, लगता है कोई भूत खोल देगा। सुनिए, ये मेरा घर है, मजाक मत बनाइए। अरे मजाक नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने इतना अच्छा भूतिया घर नहीं देखा, असली लग रहा है। हाँ जी, हमें तो ऐसा ही चाहिए था, जहाँ देखते ही डर लगे। और ये घर तो बस एकदम परफेक्ट। लोग देखेंगे तो कहेंगे वाकई में भूत रहते होंगे यहाँ। बस कीजिए, बहुत हो गया। अरे क्या हुआ, हम तो बस लोकेशन देख रहे हैं। और वो ये खिड़कियां टूटी हुई, वाह वाह वाह, और जाला भी लगा है कोने में। और बाहर का गेट एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, सीन में ना बिल्कुल फिट बैठेगा। बस बहुत हो गया, आप लोग निकलिए यहाँ से। अरे क्यों भाई, हम तो किराया देंगे अच्छा खासा। हमें नहीं देना किराए पर, आप जाइए। अरे पर क्यों, देखो ना, हम 15 दिन की शूटिंग करेंगे, 50,000 दे देंगे। नहीं चाहिए हमें आपका पैसा, निकलिए यहाँ से। अरे पर निकलिए, हमने कहा, अभी निकलिए। फिल्म वाले बाहर निकल गए। मैनेजर बाहर से ही चिल्लाया, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हम तो सच बोल रहे थे, खंडहर ही तो है। दर्शन ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। सब चुप खड़े थे। जानकी की आंखों में आंसू थे। रात के 10 बजे थे। अचानक ऊपर से चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, मर गया मैं। सब लोग दौड़कर ऊपर गए। मिश्रा जी फर्श पर बैठे थे, सिर पकड़े हुए। खून निकल रहा था। पास में छत का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। हाय राम, देखो सिर फट गया, इतना खून निकल रहा है। अरे रे, ये क्या हो गया? चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं, पहले पुलिस को फोन करो, केस करूंगा मैं। तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। हाय रे, ऐसा मत बोलो बेटा। नहीं बेटा कुछ नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। देखो सिर फूट गया, छत गिर गई, कितनी बार बोला था ठीक करवाओ। अरे पहले अस्पताल चलो, फिर बात करेंगे। आज चलो। और सुनो, मैं आज ही इस मकान को खाली कर रहा हूँ और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाऊंगा। मर जाता तो सॉरी यार, हम देखते हैं ना। अरे देखना कुछ नहीं है, तुम लोग जेल जाओगे, समझे? जेल, खतरनाक मकान है ये, किसी को मार डालोगे एक दिन। सब लोग मिश्रा जी को अस्पताल ले गए। 5 टांके लगे। रात को 12 बजे घर वापस आए। मिश्रा जी और उनकी पत्नी सामान पैक करने लगे। कल सुबह ही मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, केस करूंगा और हर जाना भी मांगूंगा। अरे बेटा, माफी तो मांग रही हूँ, प्लीज। माफी से क्या होगा, मेरा सिर फुटा है, कल को किसी और का फुट सकता है। ये खंडहर है, खंडहर। रात को सब जब नीचे बैठे थे, दर्शन बहुत गुस्से में था। देखा, अब तो खुश हो ना माँ, पुलिस केस होगा, कोर्ट कचहरी लगेगी। बेटा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। क्या नहीं सोचा था? कितनी बार बोला घर ठीक करवा लो, पर नहीं, यादें, भावना है। भैया सही कह रहे हैं माँ, अब तो हद हो गई। शांत हो जाओ बेटा, देखते हैं। देखना क्या है पापा, मिश्रा जी सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे, केस दर्ज होगा, फिर वकील, फिर कोर्ट। और सबसे बड़ी बात, इस उम्र में माँ बाप को जेल जाना पड़ेगा। आज सोचिए, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे, मैंने क्या कर दिया।
रो मत जानकी, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तभी अचानक तेज आवाज आई, पूरा घर हिलने लगा, सब चीखने लगे। दादी, भूकंप आ गया। नहीं नहीं, घर गिर रहा है। दीवार से प्लास्टर गिरने लगा, छत से धूल झरने लगी, खिड़की का शीशा टूट गया। बाहर निकलो सब जल्दी। सब लोग दौड़कर बाहर आ गए। बाहर खड़े होकर देखा तो घर हिल रहा था। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, शायद नींव कमजोर हो गई है। अब तो इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, कल को हम सब मर जाएंगे। 10 मिनट बाद घर ने हिलना बंद किया, पर सब डरे हुए थे। हाय राम, अब क्या होगा? जानकी, अब फैसला करना होगा। अब ये घर रहने लायक नहीं रहा। पापा सही कह रहे हैं, हम कहीं किराए पर मकान लेंगे, सब साथ रहेंगे। हाँ, अब और नहीं, जान से बड़ा कुछ नहीं। जानकी चुप खड़ी थी, आंसू बह रहे थे। जानकी दरवाजे पर खड़ी टूटी हुई कोठी को देख रही थी। सब लोग बाहर जमा थे। सुबह की हल्की धूप में घर और भी जर्जर दिख रहा था। जानकी, अब हमें मान लेना चाहिए कि ये घर अब रहने लायक नहीं रहा। हाँ, कल रात जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी। माँ, आपकी जिद ने हम सबको सालों परेशान किया, पर अब हम सब साथ हैं, नया घर बना कर रहेंगे। मैं जानती हूँ बेटा, पर क्या करूँ, हर दीवार में एक याद थी। माँ जी, यादें दिल में रहती है, गिरती छत में नहीं। हाँ माँ जी, हम सब बस सुरक्षित रहना चाहते हैं। दादी, नया घर होगा तो नया कमरा भी मिलेगा और मेरी पार्टी भी अच्छे से हो पाएगी, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गर्व से बता पाऊंगा मैं कहाँ रहता हूँ। हाय रे मेरे बच्चों, तुम सब कितने परेशान रहे और मैं बस अड़ी रही अपनी बात पर। मोह रखना बुरा नहीं जानकी, पर इतना जरूर होना चाहिए कि परिवार की खुशियां ना रुके। ठीक कह रहे हो, चलो नया घर बनाते हैं। और ये पुरानी कोठी यादों के लिए काफी है, रहने के लिए नहीं। सबकी आंखों में राहत और खुशी उभर आई। परिवार आखिरकार एक साथ आगे बढ़ने को तैयार था। अरे भोजन और बीवी, ये क्या बात हुई? पर सोचिए तो, बात यही है और बिल्कुल सही है, दूसरी कोई बात नहीं है। कैसे? देखिए। यार क्या बात है, भाभी जी खाना बहुत अच्छा बना लेती है। किस्मत वाला है तू। अच्छा, खाना बना लेने से मैं कैसे किस्मत वाला हो गया यार? कभी घर आकर मिलूं से पता चल जाएगा कितना किस्मत वाला हूं मैं। दरअसल रवि की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके माता पिता ने कर दी थी। शहर का हैंडसम रवि और साधना गांव की देहाती पूरी गंवार घर पर। अरे यार, ये तुम क्या कर रही हो? और सर पर ये पल्ला क्यों रखा है? मुंह दिख ही नहीं रहा है तुम्हारा तो। वो क्या है ना, माताजी बोली है कि शादी के बाद किसी को मुंह नहीं दिखाना। हाँ। अरे यार, शहर है ये, प्लीज ये गांव का रहन सहन छोड़ दो। वैसे तुम ये लकड़ी और मिट्टी से क्या कर रही हो? वो क्या है ना, ये जो गैस सिलेंडर है ना, उसमें बना खाना हमको अच्छा नहीं लगता जी। गैस बन जाती है ना पेट में। तो मैं ये चूल्हे पे खाना बना लूँगी, बनाने दीजिए ना जी। पति क्या कहता, बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल जाता है। न जाने माने क्या देखकर शादी कर दी। यहाँ हुक्का बार में लड़कियाँ यूं यूं हुक्का फूंकती है छोटे कपड़े पहनकर, वहीं ये गंवार सारा दिन चूल्हे पर फूं फूं करती रहती है। मैं तो कोई अच्छा सा दिन देखकर इसे गांव में छोड़ाऊंगा। मेरे बस की नहीं है इसके साथ रहना। कुछ दिनों बाद रवि के ऑफिस में उसका बॉस कहता है, अरे वाह रवि, मान गए, तुम तो बहुत ही फुर्ती से काम करते हो। देखो, आधा ऑफिस तो खराब सेहत का बहाना बनाकर छुट्टी पर चला जा रहा है। मैं ना तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। आज से तुम मैनेजर, और सैलरी भी पूरे 10,000 बढ़ गई। रवि को तो अंदाजा ही नहीं होता कि उसे सिर्फ ठीक से काम करने के लिए 10,000 ज्यादा मिल रहे हैं। फिर क्या था, एक दिन, क्या बात है रवि, तुम्हारे कपड़े तो चमकते रहते हैं। आज तो क्लाइंट से मिलने तुम ही जाओगे, और अगर बिजनेस ले आए तो 10% तुम्हारा। अब तो क्या था, ऑफिस के सारे लोगों की नजर सिर्फ रवि पर ही रहती। यार भाभी जी को बोलना हम लोगों के लिए भी डिब्बा भेजा करे। इतना हेल्दी खाना, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। यार तो सारा दिन काम करके भी सारी न्यूट्रिशन खाता है, तभी तो इतना हेल्दी रहता है। अब रवि को लगता है कि उसकी बीवी गांव की ही सही, लेकिन खाना बनाने और खिलाने के मामले में ठीक ही है। उस दिन वो घर जाता है और बीवी से प्यार से बात करता है। सुनो, मैं सारा दिन घर पर नहीं रहता हूँ,
तुम चाहो तो कुछ पढ़ लिख लो अगर मन है तो। साधना खुश हो जाती है। हाँ जी, मैंने ना होम साइंस में बीए किया है, शहर से एमए करने का मन है। मैं ना कंप्यूटर भी चलाना सीखना चाहती हूँ, अगर आप कहें तो। अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, जाओ सीख लो। वैसे भी तुम्हारे कारण मेरे पैसे बढ़े ही हैं, तो उसमें से थोड़े तुम पर लगा दूंगा। चलो क्या बनाया आज, खाना तो खिलाओ। साधना पति को खाना देती है और खुश हो जाती है कि कम से कम उसे उसका पति अपने साथ तो रखेगा। अगले रोज से वो कॉलेज जाना शुरू कर देती है। शाम को क्लास होते हैं। फिर एक दिन, क्या बात है, मेरे ऑफिस में तो अब सभी के चेहरे रवि की तरह चमक रहे हैं। हाँ बॉस, अब हम सब ना ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं। पता है कितना अच्छा खाना है, बिल्कुल रवि के घर जैसा, मज़ा ही आ जाता है। तुम लोग हज़ारों लगाकर खाना खाते हो और मैं फ्री में। ये तो है, पर अच्छी सेहत के लिए पैसे खर्च तो होते ही है ना। दूसरी ओर साधना दिल लगाकर कंप्यूटर और कॉलेज की पढ़ाई करती है। एक रोज, अरे साधना, क्या करती रहती हो सारा दिन किचन में, कितना खाना बनाती हो? मैंने ना एक साइड बिजनेस शुरू किया है। वो क्या है ना, शहर के लोगों को घर की उगी सब्जी और चूल्हे की रोटी के साथ दही मक्खन वाला खाना ऑनलाइन दे रही हूँ। पता है, ये साइट मैंने खुद ही बनाया है, वो भी हिंदी में। देखिए तो कैसा लगा। रवि को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बीवी वो काम कर रही है जो कभी बड़े बिजनेसमैन किया करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता कि कहीं उसकी बीवी सर पर ना चढ़ जाए। फिर अगले रोज, क्या बात है, तुम और सुट में? तुम तो पल्ला रख कर साड़ी पहना करती थी ना, अब कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे मम्मी पापा? क्यों भाई, पैसा आ रहा है अब तो, है ना? अरे नहीं जी, वो क्या है ना, कॉलेज में सब हंसते थे तो सासू माँ ने खुद ही कहा है सूट के लिए। फिर साड़ी पहनकर काम करने में दिक्कत हो रही थी। बाकी जी पैसा तो आ ही रहा है। वो क्या है ना, गांव में सब बोलते थे कि कंप्यूटर से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन चलाना ही नहीं आता था। वो तो भला है आपका जो आपने सिखा दिया। रवि को समझ में आ जाता है कि उसकी ऑफिस वाले जो चमक रहे हैं वो खाना कहाँ से आ रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसकी सिवा ऑफिस में कोई और भी अच्छा लग सकता है। वो सोच लेता है कि वो साधना का काम चलने नहीं देगा। फिर एक रोज जब साधना घर में नहीं होती, वो कंप्यूटर से सारा डेटा डिलीट कर देता है और आराम से ऑफिस चला जाता है। यार पता नहीं आज ऑनलाइन में क्या आएगा खाने में, बहुत भूख लग रही है। हाँ यार, मैंने भी जब से इस होटल से खाना मंगवाना शुरू किया है, वक्त पर भूख लगती है। आज नहीं आएगा किसी का खाना। आज खाना वाना नहीं आने वाला। जाओ वो नुक्कड़ में जो छोले भटूरे मिलते हैं ना, वही खा लो। अरे नहीं नहीं, अब तो वो किसी हाल में नहीं खाए जाएंगे। वैसे तुम्हें कैसे पता कि खाना नहीं आएगा? क्योंकि वो खाना मेरे ही घर से आता था। मेरी वाइफ ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू किया था, पर अब मैं नहीं चाहता कि वो काम करे। रवि की बात उसका बॉस सुन रहा था। यार ये तो बहुत अच्छा है कि तुम्हारी वाइफ भी कमा रही है। वैसे तो अब हम सबको मिलना है तुम्हारी वाइफ से। तभी ऑफिस में खाने का डिब्बा आ जाता है। रवि को हैरानी होती है कि खाना कहाँ से आया। वो शाम को घर आता है। अरे पता है क्या हुआ जी, आज न जाने कैसे मेरे कंप्यूटर का सारा डेटा उड़ गया था। बड़ी मुश्किल से खाना भेजा। अच्छा, पर तुम्हें डेटा मिला कैसे? वो ना डेटा कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ था, तो मैंने रिसाइकल से वापस फोल्डर में डाल दिया। रवि को समझ में आ जाता है कि उसकी बीवी भले गांव की थी, लेकिन अब अपनी मेहनत से वो बहुत आगे निकल गई है। पता है जी, मेरा खाना जहाँ जाता है ना, उन लोगों ने मुझे कल सम्मानित करने के बुलाया है। आप मुझे ले चलेंगे ना? रवि अगले रोज बीवी को लेकर ऑफिस जाता है, जहाँ उसकी बीवी की सब बहुत तारीफ करते हैं और उसे फूलों का गुलदस्ता देते हैं। मान गए साधना जी, आपके हाथ में जादू है। वैसे कैसे बना लेती हैं आप इतना अच्छा खाना? साधना को पहली बार पता चलता है कि वो उसके पति का ऑफिस है। मेरे पति ने मुझे गांव की होते हुए भी शहर में आगे बढ़ने का मौका दिया। वैसे खाना ना स्वास्थ्य के लिए बने तो हमेशा अच्छा ही लगता है जी। धन्यवाद। सभी तालियां बजा रहे होते हैं और रवि जिस बीवी को कल तक गांव छोड़ने की सोच रहा होता है, अब उसे घर की रानी बनाकर रखता है। उस पर गर्व महसूस करता है। अरे वो गुप्ता जी जिस सोनल नाम की लड़की के बारे में बता रहे थे ना, मुझे वो लड़की अपने पवन के लिए बहुत अच्छी लगी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पढ़ी लिखी भी है, घर का काम भी जानती है। अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है और देवर जी को लड़की पसंद है तो फिर आप बात आगे बढ़ाइए ना। बताओ पवन, तुझे सोनल पसंद है? जी मुझे तो पसंद है। पवन की हार सुनने के बाद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और गुप्ता जी की बताई हुई लड़की सोनल के साथ 1 महीने के अंदर ही बड़े धूमधाम से पवन की शादी कर दी जाती है। गृह प्रवेश की रस्म चल रही थी और उमा नई बहू की आरती उतारती है। आओ बहू आओ, अपने ससुराल में अपने शुभ कदम रखो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। गृह प्रवेश की रस्म और बाकी सभी रस्मों के बाद सभी लोग आराम करने लगते हैं और अगले दिन सोनल की पहली रसोई की रस्म का दिन था। तो एक काम करो सोनल, सबके लिए मूंग दाल का हलवा बना दो, घर में सबको बहुत पसंद है। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें मैं सबके लिए हलवा बना देती हूँ। हाँ, जरूरत का सारा सामान मैं निकाल कर रख देती हूँ, तुम्हें जितनी जो चीज चाहिए अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेना। ठीक है दीदी, आप सामान निकाल दीजिए। नीतू हलवे का सामान निकाल कर वहाँ से चली जाती है। सोनल अपने ससुराल वालों के लिए हलवा बनाने लगती है, लेकिन उस हलवे में उससे जरूरत से ज्यादा मीठा डल जाता है। हलवा बन जाने के बाद सोनल सभी घर वालों को गर्मा गर्म हलवा खाने को देती है। हलवा तो बहुत अच्छा बना हुआ है, मजा आ गया खाकर। आज सच में बहुत लाजवाब हलवा बनाया है बहू तूने। पापा जी और मम्मी जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस हलवे में तो इतना मीठा है कि होठ से होठ चिपक जाए। आप लोगों को हलवा पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ। आगे भी ऐसे ही खाना बनाती रहना बहू। इतना कहकर उमा और राजेश दोनों सोनल के हाथ में शगुन का लिफाफा रखते हैं और बिना किसी शिकायत के हलवा खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। सोनल की सासू माँ ने इतनी तारीफ कर दी, जबकि हलवे में जरूरत से ज्यादा मीठा था। ये तो गलत बात है, उन्हें सोनल को टोकना चाहिए। खैर नई बहू है इसलिए कोई बोला नहीं होगा। इतना सोचकर नीतू भी अपने काम में लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है और अब जब से सोनल घर आई थी तो नीतू की तारीफ बिल्कुल 0 हो गई थी। अब सारा दिन सबका ध्यान बस सोनल पर ही लगा रहता था। अब तो घर में कोई मुझे पूछता ही नहीं है। कहाँ पहले सबको मेरे हाथ की चाय पीने की आदत थी, अब तो कोई मुझे चाय बनाने को भी नहीं कहता है। जिसे देखो बस सोनल सोनल, और सासू माँ के लिए तो जैसे मैं कुछ हुई नहीं। सोनल के आ जाने से अब नीतू को अपने आप में ही गलतियां नजर आना शुरू हो जाता है। वो हर चीज को पहले से भी बेहतर करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ना तो उमा और ना ही घर में कोई उसकी तारीफ करता है। अब शाम जब सभी लोग बैठे पकौड़े खा रहे थे, अर्जुन की शादी हो गई, पवन की शादी हो गई, अब बस हमारा सबसे छोटा बेटा गौतम बचा है, उसकी शादी करनी है। आज ही मैंने सबसे बोल दिया है रिश्तेदारी में कि गौतम के लिए कोई अच्छी लड़की हो तो बता दे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गौतम के लिए भी एक श्वेता नाम की अच्छी लड़की का रिश्ता आ जाता है और थोड़े ही दिन में धूम धड़ाके के साथ गौतम की शादी श्वेता से हो जाती है। सोनल के आ जाने पर सासू माँ मुझे भूल गई थी, अब तो श्वेता भी आ गई है। पता नहीं अब क्या होगा। भले ही छोटी बहू घर की नई बहू हो, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ तो मुझे ही मिलेगी घर में। आफ्टर ऑल माँ जी की लाडली बहू जो हूँ। दोनों बहुएं अपने अपने मन में श्वेता के आ जाने से नया नया ख्याल ला रही थी, लेकिन अब श्वेता के आ जाने पर उमा सोनल को छोड़कर श्वेता की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन रसोई में काम करते हुए, जब से ये श्वेता आई है माँ जी ने तो मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। पहले मैं तैयार होती थी तो तारीफ होती थी, खाना बनाती थी तो तारीफ होती थी, साफ सफाई करती थी तो तारीफ होती थी, पर अब तो तारीफ का ता भी नहीं बोलता कोई मेरे लिए। क्यों भाई? तभी वहाँ पर नीतू आ जाती है और सोनल की बात सुनकर कहती है, और तुम्हारे आने से पहले सासू माँ मेरी भी ऐसे ही तारीफ करती थी सोनल। क्या सच में दीदी? हाँ, फिर तुम आ गई तो सासू माँ तुम्हारी तरफ हो गई। ठीक है, वैसे ही जैसे अब श्वेता आ गई है और माँ जी श्वेता की तरफ हो गई है। थाली का बैंगन है बैंगन, कभी इधर लुढ़कती है कभी उधर लुढ़कती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमी हमारे ही अंदर हो? हमें क्या कमी है भला? अच्छा खासा दहेज लेकर आई थी मैं, घर का हर एक काम करने में परफेक्ट हूँ मैं। पर मैं तो दहेज कम लेकर आई थी ना, और श्वेता तो आपसे भी ज्यादा दहेज लाई है। सोनल की बात सुनकर नीतू भी सोच में पड़ जाती है और कहीं ना कहीं दोनों को अपने अंदर ही कमी महसूस होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब उमा अपनी तीनों बहू के साथ बाजार से सामान लेकर घर आ रही थी, तभी कुछ औरतें उन्हें रोकते हुए कहती है, उमा बहन सारा बाजार खरीद लाई क्या अपनी बहू के साथ मिलकर? अरे नहीं नहीं, बस मेरी श्वेता बहू को कुछ चाहिए था तो उसे वह दिलाने के लिए लेकर गई थी। अच्छा, बात ये है कि बाकी 2 बहुएं श्वेता बहू की मदद के लिए गई थी।
अरे नहीं नहीं, ये तो बस अपने आप ही तैयार हो गई थी साथ में जाने के लिए। वैसे अब 3 बहुएं हैं तेरे घर में उमा, तुझे तो चम्मच भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। अरे बिल्कुल सही, मेरी श्वेता बहू सारा काम एकदम रोबोट की तरह फटाफट कर लेती है। अच्छी बात है, वैसे लोगों की तो एक बहू से नहीं बनती, तेरे पास तो 3 है। लड़ाई नहीं होती क्या घर में? बिल्कुल भी नहीं होती, मेरी श्वेता बहू का स्वभाव ही इतना शांत है, वो किसी से लड़ती नहीं। उमा की हर बात में श्वेता श्वेता। श्वेता का नाम सुनकर नीतू और सोनल को बहुत गुस्सा आता है और दोनों पैर धमकाती हुई बाकी सबके साथ घर आ जाती हैं और अपने अपने कमरे में बैठे खुद से बोलती हैं, श्वेता नहीं हो गई, पता नहीं कौन सी अप्सरा हो गई जो सासू माँ को बस श्वेता और श्वेता ही नजर आ रही है हर जगह। ये श्वेता, वो श्वेता, श्वेता टिंडा। अरे ये क्या है, श्वेता तो हद हो गई, माँ जी ने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। मैं क्या तारीफ के काबिल नहीं हूँ? जो कुछ है बस श्वेता ही है। जहाँ सोनल और नीतू दोनों गुस्से में अपने कमरों में बड़बड़ कर रही थी, वहीं आराम से अपने कमरे में बैठी हुई श्वेता खुद से कहती है, क्या मजे का ससुराल मिला है मुझे, जिसे देखो हर कोई बस मेरी तारीफ ही करता है। इसे कहते हैं बढ़िया जिंदगी। सारी जिंदगी बस ऐसे ही चलता रहे तो मजा आ जाएगा। वक्त गुजरता चला जाता है और श्वेता की बढ़ती तारीफें देखकर सोनल और नीतू दोनों को ही अब उस पर और उमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और साथ ही दोनों अंदर ही अंदर श्वेता से जलने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर पर उमा की बहन रेणुका आती है। अरे आओ आओ रेणुका, बड़े दिनों बाद आई हो, याद नहीं आती अपनी बहन की? याद तो बहुत आती है, पर तू तो जानती है ना मेरी बहू नौकरी वाली है, घर संभालने की जिम्मेदारी अभी भी मेरे ही कंधों पर है। अरे कोई बात नहीं, अब तो आराम से बैठ, मैं अभी अपनी श्वेता बहू से बोलती हूँ, बढ़िया चाय नाश्ता लेकर आएगी अभी। उमा श्वेता को आवाज लगाती है। श्वेता फटाफट से रसोई में जाकर चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। नीतू और सोनल आकर रेणुका से मिलती है और वहीं पास में बैठ जाती हैं। यार बताओ उमा, सब कुछ सही चल रहा है घर में? बहुएं आपस में तू मैं तो नहीं करती? तू मैं तो कुछ भी नहीं होती हमारे घर में, बल्कि हमारे घर में तो खुशियां ही खुशियां आ गई है जब से श्वेता बहू आई है। तभी उमा का फोन बजने लगता है और वो फोन पर बात करने के लिए सभी के बीच में से उठकर बाहर बरामदे में चली जाती है। क्या बात है बहू, तुम दोनों का मुंह क्यों बना हुआ है? सास के साथ अनबन हो गई है क्या? अरे होना क्या है, नई बहू के घर में आते ही हम दोनों तो सासू माँ की नजरों से मिस्टर इंडिया हो गए। और नहीं तो क्या, उन्हें तो याद भी नहीं है कि घर में सोनल बहू है, ना उन्हें याद है कि घर में नीतू बहू भी है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारी सास के लिए तो तुम तीनों बराबर हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सासू माँ को बस श्वेता ही प्यारी है और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं और सोनल अपने अपने मायके चले जाएंगे। रेणुका सोनल और नीतू की बातों को सुनती चली जाती है। तभी वहां उमा आ जाती है और दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं। थोड़ी देर में श्वेता भी नाश्ता लेकर आती है। सभी लोग चाय नाश्ता करने लगते हैं और उमा फिर से श्वेता की तारीफों के पुल बांधने लगती है। ऐसे ही एक दिन गली में साड़ी वाला आता है। बाहर आ जाओ उमा, देख कितनी बढ़िया बढ़िया साड़ी आई है बिकने के लिए, अपनी बहू के लिए साड़ी ले ले। आ रही हूँ बहू, आ जाओ अपने लिए साड़ी देख लो। उमा की आवाज सुनकर तीनों बहुएं अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी सास के साथ बाहर साड़ी देखने लगती है। माँ जी ये साड़ी देखिए ना, ये कैसी लगेगी मेरे ऊपर? बहू तू तो कुछ भी पहन ले, तेरे ऊपर तो हर रंग खूब खिलता है। और माँ जी ये वाली साड़ी ये मैं ले लूं? और ये वाली मैं ले लूं, मुझ पर अच्छी लगेगी। तुम्हें जो पसंद है ले लो। श्वेता बहू ये वाली तुम ले लो, ये भी तुम पर खूब जचेगी। सोनल और नीतू के अंदर भरा गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ जाता है और दोनों साड़ियां वहीं रख के घर के अंदर आ जाती हैं। दिन गुजरते जाते हैं और अब हर किसी रिश्तेदार के आगे और पड़ोसियों के आगे सोनल और नीतू उमा और श्वेता की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहुएं शांति से बातें कर रही थी। सोनल बहू, नीतू बहू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तीसरी साथी यानी कि श्वेता बहू कहाँ है? माँ जी की सेवा करने में लगी होगी वो। हाँ हमारे सामने तो आंटी जी उसका नाम ही मत लो। क्यों बहू, क्या हो गया? श्वेता के नाम से इतनी आग बबूला क्यों हो रही हो? क्योंकि हमारी सास को हमारी पड़ी ही नहीं है। उनके लिए तो हम इस दुनिया में क्या, इस पूरी पृथ्वी पर भी नहीं है। उनके लिए तो बस श्वेता ही सब कुछ है। सारा दिन श्वेता के नाम की माला जपती है, न जाने कौन सी जन्मकुटी श्वेता ने घोलकर पिला दी उन्हें। ऐसे ही नीतू शांति के सामने उमा और श्वेता की जमकर बुराइयां कर रही थी और दूर खड़ा राजेश चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो धीरे से आगे आता है और हल्का सा खांसता है। राजेश की खांसी की आवाज सुनकर दोनों बहुएं चुप हो जाती है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं पापा जी, वो ऐसी शांति आंटी से बातचीत कर रहे थे। और हमारी बात पूरी हो गई है, बस हम घर ही जा रहे थे, बहुत सारा काम पड़ा है घर पे करने के लिए। दोनों बहुएं गोली की रफ्तार से वहां से भाग जाती है। लगता है मुझे उमा जी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। राजेश घर आता है और उमा से बाहर चल रही बातों के बारे में बात करता है। आज कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं ना मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मैं तो जानता हूँ, लेकिन बहू को भी इस बात को समझाना जरूरी है। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हो जाता है कभी कभी ये सब, देखना अब अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन श्वेता दाल चावल बना रही थी, तभी नीतू और सोनल रसोई में आ जाती है। क्या बना रही हो तुम श्वेता? दीदी मैं दाल चावल बना रही हूँ। अच्छा, तो फिर मैं सबके लिए आलू पूरी बनाऊंगी आज। और मैं सबके लिए पास्ता बनाऊंगी। लेकिन क्या जरूरत है, मैं दाल चावल बना रही हूँ ना। हम दोनों तुमसे बड़ी है ना, हम जो कर रहे हैं करने दो। अब दोनों बहुएं तारीफ पाने के लिए बढ़िया आलू पूरी और पास्ता बनाना शुरू कर देती हैं। श्वेता आराम से अपना दाल चावल बनाती है। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लगा दिया जाता है और तीनों बहुएं अपने अपने बनाए हुए खाने के बारे में बताने लगती है। अच्छा ठीक है, अब खाना परोस भी दो थालियों में। हाँ, वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। सभी लोगों की थाली में खाना परोस दिया जाता है। वाह वाह, आज ये दाल चावल खाकर ना अपनी माँ के हाथ के स्वाद की याद आ गई। सच में पास्ता और आलू पूरी तो मैंने बस एक एक चम्मच ही खाया, लेकिन दाल चावल मैं सारा का सारा खा गया। श्वेता बहू, जरा और दाल चावल देना। हाँ जी, लीजिए ना। सच में श्वेता बहू, तेरे हाथ के खाने के स्वाद में ना जादू है, जादू। जितना मर्जी खा लो, पेट ही नहीं भरता। उमा और राजेश की बातें सुनकर अब नीतू और सोनल के सब्र का बांध टूट जाता है और दोनों का गुस्सा आखिरकार सभी के सामने उनकी जुबान पर आ जाता है। क्यों? मेरे बनाए हुए पास्ते में क्या कमी है सासू माँ? और मेरे बनाए हुए आलू पूरी में स्वाद नहीं है क्या? हद हो गई माँ जी आपकी तो। अरे इतने अच्छे ये दाल चावल है भी नहीं जितनी आप इसकी तारीफ करे जा रही हैं। और इस दाल में तो नमक जरूरत से ज्यादा कम है, क्योंकि मैंने पहले ही रसोई में चख के देख लिया था। अरे अगर आप लोगों को हम दोनों अच्छी नहीं लगती है तो हमारे मुंह पर बोल दीजिए ना। हाँ, बार बार श्वेता की तारीफ करके हमें नीचा दिखाकर हमारा दिल तो मत दुखाइए। नीतू और सोनल का गुस्सा देखकर राजेश अपने आप को चुप नहीं रख पाता और एक लंबी सांस लेकर बड़े ही प्यार के साथ दोनों बहुओं से कहता है। नीतू बहू, एक बात बताओ, गुड्डू और सोनू दोनों ही तुम्हारे बेटे हैं ना? हाँ है, पर क्या हुआ? सोनू बड़ा है, गुड्डू छोटा है। तुम गुड्डू की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती हो, जबकि सोनू को कई काम खुद से करने के लिए बोल देती हो। क्या तुम सोनू से कम प्यार करती हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपने दोनों बच्चों से बराबर का प्यार करती हूँ। तो ऐसे ही तुम्हारी सास भी तुम तीनों से बराबर का प्यार करती है। अगर ऐसा है तो फिर माँ जी हर बात में श्वेता श्वेता क्यों बोलती है? क्योंकि जब घर में कोई नया सदस्य आता है तो उसे नए माहौल में कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए उसकी गलतियों को प्यार से नजरअंदाज किया जाता है, ना कि उसे बात बात पर सुनाया जाता है। अभी श्वेता को इस घर में आए ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए। अगर हम उस पर रौब जमाएंगे, उसे डांटेंगे, तो क्या उसका मन लगेगा इस घर में? जब तुम दोनों इस घर में आई थी तो मैंने तुम्हारे साथ भी ऐसे ही किया था, ताकि तुम्हें भी इस घर में अपनापन महसूस हो और तुम हर काम को अच्छे से कर सको। तो अब तुम दोनों को समझ में आया कि क्यों तुम्हारी सास तुम्हारी तारीफ ना करके श्वेता की तारीफ कर रही थी और तुम हर जगह अपनी सास की बुराई कर रही थी। राजेश की बात सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई। और मैं तो सबसे बड़ी मूर्ख निकली। घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते मुझे तो अपनी सास को सबसे ज्यादा समझना चाहिए था, पर मैंने ही सारा रायता फैला दिया। कोई बात नहीं, अब तो तुम दोनों को समझ में आ गया ना, यही बहुत है। शुक्र है अब मेरे बाद कोई और बहू इस घर में शादी करके नहीं आने वाली, वरना शायद मैं भी वही महसूस करती जो नीतू दीदी और सोनल दीदी ने किया। श्वेता की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और बिना किसी लड़ाई झगड़े के सारी चीज बातों ही बातों में सुलझ जाती है।